Hello student, this is Jyoti Saha from Kidjar School. Today we will discuss class 8 science chapter 11 force and pressure. Now first question is give two example each of situation in which you push or pull to change the state of motion of a object. हमें दो ऐसे एग्जाम्पल देने हैं जिसमें पुश और पुल होता हो. तो जैसे कि हम किसी है इसमें दिया है नंबर 1 किसी हैवी बॉक्स को क्या कर रहे हैं पुश कर रहे हैं जिससे कि वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो सके. दूसरा जब कभी भी कोई प्लेयर फुटबॉल खेल रहा है या क्रिकेट खेल रहा है तो वो क्या कर रहा है पुश कर रहा है बॉल को जिससे कि उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है. अब पुल के एग्जाम्पल दिए हैं जब हम कुएं में से पानी खींचते हैं रस्सी से तो वो क्या है हम पानी को बकेट को क्या कर रहे हैं पुल कर रहे हैं. दूसरा कभी हम ड्रॉर्स जो हमारे घर में होते हैं उसको हम क्या करते हैं खींचते हैं ओपन करते हैं तो क्या हम कर रहे हैं उसको पुल कर रहे हैं. तो इस तरह के यहाँ कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं जो पुश और पुल के हैं. क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है गिव टू एग्जाम्पल ऑफ सिचुएशन इन विच अप्लाइड फोर्स कॉजेज अ चेंज इट्स शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ऐसे एग्जाम्पल देने जिससे कि उसके शेप जो है चेंज हो जाए. तो स्क्वीजिंग अ प्लास्टिक वाटर चेंज इट्स शेप ऑफ द बोतल. जब हम दबाते हैं बोतल को या हम टूथपेस्ट को प्रेस करते हैं तो पेस्ट जो बाहर आ जाता है ठीक है. उसमें दिया है डिफॉर्मेशन ऑफ क्ले बाय प्रेसिंग इट्स बिटवीन द हैंड. जब हम क्ले सॉइल को प्रेस करते हैं तो उसका शेप चेंज हो जाता है और हम अपना डिज़ायर शेप देते हैं. तो इसके अलावा आप और भी कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है फिल इन द ब्लैंक्स. टू ड्रॉ फ्रॉम अ वेल वी हैव टू एड द रोप. हम जो वाटर को ड्रॉ करना है वेल में से तो हम कौन सा फोर्स लगा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं उसको पुल कर रहे हैं. पुल वाला फोर्स जो है हम लगा रहे हैं. दूसरा पूछ रहा है अ चार्ज बॉडी ब्लैंक एंड अनचार्ज बॉडी टूवर्ड्स इट्स. चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी को क्या करती है अट्रैक्ट करती है. ओके स्टूडेंट. नंबर 3 में पूछा है टू मूव अ लोडेड ट्रॉली वी हैव टू ब्लैंक इट. जो लोडेड ट्रॉली है उसको हम क्या कर सकते हैं पुश भी कर सकते हैं या पुल भी कर सकते हैं. दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं. द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट ब्लैंक द नॉर्थ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट. एक जैसी पोल होंगे मैग्नेटिक तो क्या करेंगे वो हमेशा रिपल करेंगे. ओके स्टूडेंट. तो यहाँ क्या आएगा ब्लैंक में रिपल आएगा. क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है एन आर्चर स्टेट हर बो वाइल टेकिंग एम एट टारगेट सी then release the arrow which being to move towards the target. Based on this information fill up the gaps in the following statement using the following terms. यहाँ पे एक जो है आर्चर है वो क्या कर रहा है बो को पहले बेंड करेगा और उसके बाद एरो को थ्रो करेगा. तो कौन कौन से जो फोर्स है वो अप्लाई कर रहा है जो जब वो जो स्टेटमेंट यूज़ कर रहा है यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया है उसमें कौन सा फोर्स लग रहा है. टू स्ट्रेच द बो the archer applies a force that cause a change in its blank. तो जब आर्चर है जब स्ट्रेच करेगा वो को तो क्या होगा तो जो उसका शेप है वो का वो चेंज हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या आएगा यहाँ पे आएगा शेप SHAPE पहले वाले में. ओके स्टूडेंट. दूसरा पूछ रहा है द फोर्स अप्लाइड बाय द आर्चर टू स्ट्रेच द बो इज एन एग्जाम्पल ऑफ फोर्स. अब जो फोर्स अप्लाई कर रहा है आर्चर बो पे तो कौन सा फोर्स है तो क्योंकि वो अपने हाथों का इस्तेमाल कर रहा है तो इसलिए फोर्स है मस्कुलर फोर्स. ओके स्टूडेंट्स. नेक्स्ट है द टाइप ऑफ फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द एरो इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ ब्लैंक फोर्स. किस तरह का फोर्स रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि इसमें वो और आर्चर दोनों के एक दूसरे के कांटेक्ट में इसलिए कौन सा फोर्स हुआ कांटेक्ट फोर्स हुआ. तो ब्लैंक में क्या आएगा कांटेक्ट आएगा. वाइल द एरो मूव्स टूवर्ड्स इट टारगेट द फोर्स एक्टिंग ऑन इट्स आर ड्यू टू ब्लैंक एंड डेट ड्यू टू द ब्लैंक ऑफ अ एयर. तो इसमें क्या आएगा जो एरो जा रहा है ऊपर की तरफ तो कौन सा फोर्स लग रहा है ग्रेविटी के कारण लग रहा है. और एयर कौन सा फोर्स लगाएगी एयर हमेशा फोर्स लगाएगी फ्रिक्शनल फोर्स. ओके स्टूडेंट. तो दो फोर्स लग रहे हैं. जब मूव टूवर्ड्स द टारगेट की तरफ जा रहा है तो ग्रेविटी आएगा
और दूसरा जो आएगा एयर जो लगा रही है वो है फ्रिक्शन लगाएगी। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है इन द फॉलोइंग सिचुएशन आइडेंटिफाई द एजेंट एग्जर्टिंग द फोर्स एंड ऑब्जेक्ट इन विच एक्ट और स्टेट द इफेक्ट ऑफ द फोर्स इन ईच केस। तो इसमें एक लाइन में स्टेटमेंट में दिया है, आप ऐसे भी करके लिख सकते हैं। ऐसे एजेंट कौन सा है, दूसरा है किस पे फोर्स लग रहा है, ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे, और तीसरा कॉलम कॉलम आप बना सकते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स। इस तरह से स्टूडेंट आप 3 कॉलम बना लीजिए, पहला एजेंट का, दूसरा ऑब्जेक्ट का, और तीसरा है इफेक्ट ऑफ फोर्स। ओके स्टूडेंट, अब मैं आपको समझाती हूँ। देखो पहले वाले में कहा है स्क्वीजिंग अ पीस ऑफ लेमन बिटवीन द फिंगर टू एग्जिट इट्स जूस। तो जो हमने एजेंट कौन है हमारा, फिंगर से हम कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एजेंट कौन है और किस पे फोर्स लग रहा है, और मतलब किस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है, और फोर्स लगने के कारण क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो हमने 3 कॉलम बनाए, पहला बनाया एजेंट का, दूसरा बनाया ऑब्जेक्ट का, तीसरा बनाया इफेक्ट ऑफ फोर्स का। जब हम लेमन को दबाते हैं तो हम किससे दबा रहे हैं, हम फिंगर से। तो एजेंट क्या है, हमारी फिंगर, और किसको दबा रहे हैं, लेमन को। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, लेमन, और इफेक्ट क्या पड़ेगा, इफेक्ट होगा शेप ऑफ द साइज चेंज हो जाएगा लेमन का। देखो यहाँ लिखा हुआ है दिस मस्कुलर फोर्स एक्ट ऑन द लेमन, द शेप ऑफ द लेमन गेट्स चेंज। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो हमारी फिंगर हुई वो क्या हो गई, एजेंट हो गई, और जो लेमन है वो हमारा क्या हो गया, वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ओके स्टूडेंट, आप इस तरह से भी कर सकते हैं या इसमें जैसे दिया वैसे भी कर सकते हैं। अब टेकिंग आउट ऑफ पेस्ट फ्रॉम अ टूथपेस्ट ट्यूब, तो अब हमारे फिंगर से हम दबा रहे हैं, या अपने हैंड से लिख सकते हैं या थंब से लिख सकते हैं। तो ये एजेंट हो गए हमारा। अब किस पे डाल रहे हैं हम, ऑब्जेक्ट कौन है हमारा, टूथपेस्ट है। अब रिजल्ट क्या होगा, शेप ऑफ द टूथपेस्ट इज चेंज्ड एंड पेस्ट कम्स आउट फ्रॉम द ट्यूब। शेप जो है टूथपेस्ट का चेंज हो जाएगा और टूथपेस्ट बाहर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, इसी तरह आपको COD करनी है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है ए ब्लैक स्मिथ हैमर अ हॉट पीस ऑफ आयरन वाइल मेकिंग अ टूल। जब कोई टूल बना रहा है तो उसको हैमर कर रहा है, हाउ डज द फोर्स ड्यू टू द हैमरिंग अफेक्ट द पीस ऑफ आयरन। तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, पहले हॉट पीस पे कर रहा है। जब ब्लैक स्मिथ जो है हॉट आयरन पे जो हिट कर रहा है उसको, तो कौन सा फोर्स यूज़ कर रहा है, मस्कुलर फोर्स यूज़ कर रहा है। और मस्कुलर फोर्स के यूज़ करने के कारण क्या होगा, जो शेप है आयरन का वो चेंज हो जाएगा और उसको डिजायर शेप दे सकता है। ओके स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है इन अ इनफ्लेटेड बैलून वॉज प्रेस्ड अगेंस्ट अ वॉल आफ्टर इट हैज़ बीन रब्ड विद अ पीस ऑफ सिंथेटिक क्लॉथ। सिंथेटिक क्लॉथ से रब किया गया है एक बैलून को फैलाने के बाद, इट वॉज फाउंड दैट बैलून स्टिक्स टू द वॉल, और वो वॉल पर चिपक जाता है। वॉट फोर्स माइट बी रिस्पॉन्सिबल टू द अट्रैक्शन बिटवीन द बलून एंड द वॉल। तो कौन कौन सा जो है फोर्स लग रहा है बलून के बीच और वॉल के बीच। तो हम आपने जब चैप्टर समझा होगा तो उसमें कहा था इस तरह का फोर्स जब चार्ज करके लगाते हैं तो वो कौन सा फोर्स कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखो यहाँ पे दिया हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो कौन सा फोर्स लग रहा है उसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है नेम द फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लास्टिक बकेट कंटेनिंग वाटर हेल्ड अबव ग्राउंड लेवल इन योर हैंड। आपने ऊपर बाल्टी को पकड़ा हुआ है हाथ में, और डिस्कस वाई द फोर्स एक्टिंग ऑन द बकेट डू नॉट ब्रिंग अ चेंज इन इट स्टेट मोशन। आप बकेट को पकड़ रहे हैं तो कौन सा फोर्स लग रहा है, और फोर्स लग रहा है तो भी उसके बकेट में कोई चेंज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो बकेट पे हम लगा रहे हैं वो मस्कुलर फोर्स लग रहा है, ठीक है, वो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। लेकिन जो आपकी बकेट है उस पर एक और फोर्स लग रहा है, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। और जो दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो मस्कुलर फोर्स जो कि अपवर्ड, और ग्रेविटी फोर्स जो कि डाउनवर्ड। अब ये दोनों फोर्स जो होते हैं इक्वल लग रहे हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड है इनका, तो जिससे कि नेट फोर्स क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। जिसलिए इसकी वजह से नो चेंज स्टेट इन मोशन, हैंस देयर इज नो चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन। इसलिए बकेट की जो मोशन में कोई चेंज नहीं होता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है ए रॉकेट हैज़ बीन फायर्ड अपवर्ड टू लॉन्च अ सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट।
नेम द टू फोर्स एक्टिंग ऑन द रॉकेट इमीडिएटली आफ्टर लीविंग द लॉन्चिंग पैड। जब रॉकेट को किसी सैटेलाइट मतलब लॉन्च किया जाता है उसके ऑर्बिट में, तो उस पर इमीडिएटली दो फोर्स काम कर रहे हैं जब वो लॉन्च पैड को छोड़ता है। तो कौन कौन से दो फोर्स होते हैं? एक तो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि उसको नीचे की तरफ खींचता है टूवर्ड्स द ग्राउंड, है ना। और दूसरा होता है फ्रिक्शनल फोर्स जो कि लगता है एटमॉस्फेयर की तरह, और जो कि विच अपोजिट्स मोशन, जो कि उसकी मोशन का उसको ऊपर जाने का अपोज करता है, विरोध करता है। ओके स्टूडेंट, तो दो तरह के फोर्स यहाँ पे लग रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है व्हेन वी प्लेस अ बल्ब ऑफ अ ड्रॉपर विद अ नोजल केप्ट इन वाटर, एयर इन द ड्रॉपर इज सीन टू एस्केप इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। मतलब जब कोई ड्रॉपर है, आपने देखा बच्चों की दवा बनाने में ड्रॉपर होता है, उसको आप देखें ना दबा के तो पानी के पास रखकर तो क्या होगा, बबल्स निकलेंगे। क्यों निकलेंगे? क्योंकि जो एयर है जब हम दबाते हैं, प्रेस करते हैं, तो एयर जो है बबल्स की फॉर्म में निकल जाती है। वंस वी रिलीज द प्रेशर ऑन द बल्ब, वाटर गेट्स फिल्ड इन द ड्रॉपर, द राइज ऑफ वाटर इन ड्रॉपर इज 2। अब जब क्या होता है, अब जैसे हम वो फिर जब उसकी एयर बाहर निकल जाती है तो जो पानी है उसमें भरना शुरू हो जाता है। ये पानी किस प्रेशर के कारण भरता है, उसने ये पूछा है। प्रेशर ऑफ वाटर के कारण, या ग्रेविटी ऑफ अर्थ के कारण, या शेप ऑफ द रबर बल्ब, या एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है स्टूडेंट, जब हम उसकी बल्ब को दबाते हैं तो नोज़ल जो आगे की तरफ छेद होता है उसमें से एयर बाहर निकल गई। अब एयर बाहर निकल गई तो अंदर क्या हुआ है, नोज़ल के अंदर एयर प्रेशर कम होता है, और जब हम पानी के पास रख रहे हैं वहाँ पानी का प्रेशर नीचे की तरफ तो प्रेशर कम है, लेकिन ऊपर की तरफ प्रेशर ज़्यादा है, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है, और एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण जो है पानी उसमें अंदर नोज़ल में भर जाता है। तो हमारा आंसर क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे ही हमारा चैप्टर फिनिश होता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।